हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। वापस से हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर ऐसे ही आप चाहते हैं अकाउंटिंग पढ़ते रहना मेरे साथ साथ, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी लेटेस्ट आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब, क्या हुआ था? अ नंबर ऑफ जनरली accepted accounting principle in the form of concepts and conventions have been developed and accepted to bring uniformity and comparability in the financial statement of different business enterprises। क्या हुआ था कि जनरली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो थे हमारे अकाउंटिंग लिखे ना, इसमें क्या था, ये कॉन्सेप्ट बनाए गए पिछले सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े थे इसमें, और इसको लाया गया ताकि सभी बिजनेस मतलब एक यूनिफॉर्मिटी आई, एक जैसा पना है सब में, और कंपेरेबिलिटी, हम अपने अकाउंट्स को पिछले साल या अगले साल के अकाउंट या किसी और के साथ कंपेयर कर सकें, इसलिए लाया गया। लेकिन गैप के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर द सेम आइटम। एक आइटम को करने के लिए कई सारे मेथड्स ला लिए गए, कई सारे जुगाड़ू तरीके ला दिए गए। कोई कुछ कर लेता था, कोई आसान लेता था, कोई मुश्किल ले लेता था, कोई छोटा ले लेता, कोई बड़ा ले लेता। तो ये दिक्कत आ गई। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनकंसिस्टेंट एंड, तो क्या हुआ था दोस्तों कि हमारे अकाउंट्स इनकंसिस्टेंट और इनकम्पेरेबल हो गए। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो गया हार्मोनाइज़ करना। हार्मोनाइज़ का मतलब होता है फालतू के स्टैंडर्ड, मतलब इधर उधर की चीज़ें हटाना और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई चीज़ लाना जो कि सब फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं हार्मोनाइजेशन। एक सिंप्लिसिटी लाता है हार्मोनाइजेशन, और सभी को एक जैसा बनाता है, ताकि आगे जो देश विदेश में अकाउंटिंग बिजनेस होते हैं तो उसमें अकाउंटिंग चेक करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज भी कर दिया, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत देखा जाता है इसको करने में। ठीक है, और इसने तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं था अकाउंटिंग में। तो इन्हीं चीज़ों को लाने के लिए एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर उन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए और बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी भी आई। इसको फॉर्म किया गया था जून 1973 में, और 9 देश इसमें शामिल हुए थे एज अ मेंबर, फाउंडर मेंबर। शुरुआत 9 देशों ने करी थी। The purpose of this committee is to formulate and publish in public interest the standards to be observed in the presentation of audited financial statement and to promote their worldwide acceptance and observance। यही बताया कि इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में जनित में, मतलब इंटरेस्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए। ठीक है, और इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी मिली। ठीक है, हमारे देश में ICAI फॉर्म किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया 1977 में, और इनको शॉर्ट में ASB बोलते हैं। और ASB को एम्पावर मतलब लाया गया पावर के अंदर, ताकि एक फॉर्मुलेट हो जाए हमारी अकाउंटिंग, एक ही तरीके चले, फॉर्मुलेट हो जाए, मतलब प्रोफेशनल भी बन जाए, और सभी बिजनेस
इंडिया में इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम, लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। इसका लॉ की जगह बॉडी कर देना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ एक रूल है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल इम्पोज ऑन अकाउंटेंट्स पे लगाया गया बाय कस्टम, कस्टम के द्वारा, लॉ के द्वारा और प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। ठीक है, सिंपल है। इसको डिफाइन किया था कोलर ने। और ये इसका नेचर कैसा है, मतलब कैसे इसके हाथ पैर वगैरह क्या है, कैसा है, थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैसा आखिर। द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ये एक नॉर्म ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस लाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अकाउंट नहीं, ये दे ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। ये अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज लाए और प्रैक्टिसेस लाए। इजी मतलब एक जैसा कर दिया, और ताकि कोई झमेला भी ना रहे और सब एक ही पाथ पे चलें और कम्युनिकेट करना भी इजी रहे और कंपेरेबिलिटी भी बनी रहे। ज़्यादा बता दिया, वैसे तो छोटा सा पॉइंट था। दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट्स हैव टू फंक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने लिमिट्स भी लगाई। इसमें कई चीज़ों पर लिमिट्स भी हैं ताकि कोई अकाउंटेंट इससे बाहर ना निकल जाए और इसी के अंदर समा रहे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने prescribe they prescribed a preferred accounting treatment from the available set of methods for solving one or more accounting problems। मतलब इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया, मतलब डिस्क्राइब कर दिया एक प्रिफर्ड अकाउंट जो सबने सबकी सहूलियत से लाया गया हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो कि अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स से लाया गया हो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चौथा, they remove the effect of diverse accounting policies and practices so that financial statement of different business units become comparable। इन्होंने डाइवर्सिटी हटा दी, मतलब डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अकाउंट, भिन्न भिन्न प्रकार की। तो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज जो थी, अलग अलग तरीके की पॉलिसी लोगों ने निकाल ली थी, उसको हटा दिया इन्होंने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल भी बना दिया, कंसिस्टेंट भी बना दिया। इसका सबसे मेन फंक्शन था ये कि इसने कंपेरेबल बना दिया और कंसिस्टेंट बना दिया और स्टैंडर्डाइज भी कर दिया अकाउंटिंग को। भाई एम क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का, है कि भाई एम भी तो होना चाहिए। कोई एम ही नहीं होगा तो कोई लाएगा ही क्यों। तो मेन ऑब्जेक्टिव 5 ही थे ये कुछ। टू प्रोवाइड डायरेक्शन देने के लिए, जो कि अकाउंटेंट्स वगैरह इधर उधर भाग रहे थे उन सबको एक ही लाइन में लाना, ताकि एक सिंप्लीफिकेशन और यूनिफॉर्मिटी लाएं और स्टैंडर्डाइज भी कर दें अकाउंटिंग को। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी बता दिया, एक जैसापन लाने के लिए। टू प्रोवाइड इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए भी एक जैसा अकाउंटिंग मेथड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, अपना समझने के लिए, मतलब कोई कुछ समझ जाता, कोई कुछ समझ जाता, इसलिए एक ही जैसा कर दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहे और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहे और वो आसानी से अंडरस्टैंड भी कर पाएँ। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो इन्फॉर्मेशन भी जाएगी यूज़र को, सिंपल है। एडवांटेजेस क्या थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द अकाउंटेंट दोज अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर मोस्ट सूटेबल इन अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, इसने अकाउंटेंट की मदद कर दी सबसे पहले। ठीक, एडवांटेजेस आते हैं इसकी। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्प्रूव अच्छी कर दी रिलायबिलिटी मतलब भरोसापन, और क्रेडिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जवाबदेही जो होती है स्टेटमेंट की, वो भी इसने इम्प्रूव कर दी
कैसे इम्प्रूव कर दी भाई, सब चीज़ यूनिफॉर्मिटी लाए, स्टैंडर्डाइज कर दिया सब कुछ, यूनिफिकेशन लाए। तो इस सब से अकाउंटिंग पे भरोसा करना और बढ़ गया हमारा, अकाउंटिंग पे हमारा और भरोसा बढ़ गया। सेकंड, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल है, कंसिस्टेंसी लाए, कंपेरेबिलिटी लाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके के बने, कंसिस्टेंसी आ गई, कंपेरेबिलिटी आ गई, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, तो क्योंकि सब एक जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ठीक, हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टेड ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप। क्या होता था कि पहले लोग लड़ जाते थे। क्यों लड़ जाते थे भाई, किसी को कुछ समझ में आता, किसी को कुछ समझ में आता। इसने रिजॉल्व कर दी प्रॉब्लम, सबको अब एक ही चीज़ समझनी है। ठीक है, तो सबके लिए आसान भी हो गया। इसमें यही लिखा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े होते थे फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाले लोगों में, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर लेते थे एक चीज़ के लिए, वो अब इन्हें एक रूल ही दे दिया कि भाई ये चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन के चांसेस हटा दी। भाई लॉ आया तो यही चीज़ होती है, लॉ का मेन मकसद, सबसे पहला मकसद तो यही होता है ताकि कोई गलती ना करे और मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, हेल्प टू अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स। सिंपल है, सब अपनी बुद्धि ना चलाएं और आसानी से ये रूल फॉलो करें, कोई दिमाग नहीं लगा। अकाउंटेंट को मदद मिली, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी आसान हो गया। ठीक है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेरिएशन है, यहाँ पे वेरिएशन कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो वेरिएशन जैसे कि एक जैसा तो था नहीं सब कुछ, तो वेरिएशन हटा दिया। ठीक है, एक यूनिफिकेशन ला दिया। लिमिटेशन मतलब कहाँ पे ये मतलब लैग खा जाता है। ये जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बेनिफिट दिया, रिलायबिलिटी लाए, यूनिफॉर्मिटी लाए, कंपेरेबिलिटी लाए, और तब भी इनके पास कुछ लिमिटेशन हैं। इनफ्लेक्सिबल, चेंज नहीं किए जा सकते, फॉलो करने ही करने हैं। डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। डिफ़िकल्ट है मतलब लर्न करना, बहुत सारे होते हैं, इजी नहीं है इनको समझना, एक प्रोफेशनल ही नहीं समझ सकता है। और चैलेंजिंग भी है, सबको अडॉप्ट करना भी चैलेंजिंग होता है सबके लिए। ठीक है, एक्सपेंसिव है। क्यों भाई, अगर कोई प्रोफेशनल चीज़ आपको फॉलो करनी है तो प्रोफेशनल बंदा रखना पड़ेगा, उसका खर्चा, एक अपने प्रोसीजर में चेंज लाना पड़ेगा, उसका खर्चा। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में पैसा अच्छा खासा लग जाता है बड़ी कंपनीज़ में। तो ये चैलेंजिंग भी है और एक्सपेंसिव भी है। कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, रेगुलेशन ब्रैकेट में है। ठीक है, स्टैट्यूट का मतलब ही रेगुलेशन है, मतलब कानून को स्टैट्यूट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैट्यूट के ऊपर नहीं जा सकते, उनको प्रिवेलिंग जो पहले से कानून चला आ रहा उसके अंदर ही अंदर रहकर ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनना है, मतलब इसके आगे नहीं जा सकते, ये भी इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, रिक्वायर नेसेसरी डिस्क्लोजर। अब भाई बिजनेस में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, मतलब बिजनेस डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन और कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट भी नहीं होती लोगों के लिए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई सब कुछ डिस्क्लोज करो, सब कुछ दिखाओ लोगों को। ठीक है, तो यही थी हमारी पहली वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।